हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो आप सब लोग अपने पास टेक्स्ट बुक ले लीजिए और साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना। चलिए, टेक्स्ट बुक में से ये टॉपिक को हम लाइन टू लाइन अच्छे से समझे इससे पहले मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। देखिए, एक कंट्री है इंडिया। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया का मैप है। सर, इंडिया का मैप ऐसा थोड़ी होता है। हम सब भारतीयों के लिए तो इंडिया का मैप यही है। हाँ, ओरिजिनल मैप देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। अभी पहले के टाइम में क्या होता था कि ऑलमोस्ट जो भी बिजनेस है, जो भी डीलिंग है, वो एक कंट्री के अंदर अंदर ही होता है। फॉर एग्जांपल गुजरात है, वो केरला के साथ डील करता है, या पंजाब के साथ डील करता है, या दिल्ली के साथ डील करता है। मतलब अंदर अंदर एक कंट्री के अंदर अंदर ही आपको ट्रेड देखने को मिलते थे। बट ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा एक नेबरिंग कंट्री चाइना। तो ये चाइना का मैप कुछ इस तरह से है, प्रॉपर नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब गुड्स और सर्विस जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। मतलब इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी कुछ भी ये चाइना में जा रहे हैं, और सिमिलरली चाइना में बनने वाले टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स या गुड्स या सर्विसेज वो इंडिया में आ रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। मतलब अब दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ बिजनेस, ट्रेड, डीलिंग कर सकता है। तो इसको कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। जिसमें पहले क्या था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई गवर्नमेंट की, उसके पहले क्या था भाई, इंडिया के अंदर ही ज्यादातर बिजनेस को प्रमोट किया जाता था। इंडिया के बाहर का जो बिजनेस है उसको ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलता था, उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलता था। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अगर हमें हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाने हैं, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा अर्न करना है, कंपटीशन को बढ़ावा देना है, तो उस केस में हमें ग्लोबलाइजेशन करना ही पड़ेगा और हमारे देश में दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स को भी आने देना होगा। लाइक चाइना हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, वहां से भी गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी के भारत में एंट्री दो। तो क्या होगा, प्रैक्टिकली सोचो कि अब यहां पर इंडिया में ऑपरेट होने वाला एक बिजनेस है, जो कि उसको पता ही है कि भाई भारत में जो भी है वो हमारे ही प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कार है, तो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ मारुति की ही कार रहेगी, और कोई कार बाहर से इंडिया में आ ही नहीं सकती, और इंडिया में तो सिर्फ मारुति की ही कार है। अब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, फॉरेन की अच्छी अच्छी कंपनियां है उसकी भी गाड़ियां भारत में अवेलेबल होगी। लाइक होंडा वाले आएंगे तो होंडा की बढ़िया बढ़िया कार लेके आएंगे, ह्यूंडई वाले आएंगे, एमजी वाले आएंगे, मॉरिस गराज वाले आएंगे, मर्सिडीज जो है या बीएमडब्ल्यू है वो सब तो है ही है। तो क्या होगा कि अब मारुति कंपनी को अपने कस्टमर को रिटेन रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको भी अच्छी क्वालिटी की कार बनानी पड़ेगी। तो हमारे देश में अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का मकसद यही था कि अब हमारे जो दरवाजे, मतलब हमारे देश के दरवाजे हैं, वो ओपन करने होंगे, बाहर के लोगों को यहां पर आने देना होगा, यहां के लोगों को भी बाहर जाने देगा होगा, ताकि जो गुड्स सर्विसेज है उसका एक्सचेंज हो, इंडिया के लोगों को भी अच्छे क्वालिटी के गुड सर्विसेज मिले, और हमारे देश के भी अच्छे क्वालिटी के गुड सर्विसेज को फॉरेन मार्केट में जगह मिले। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है, कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। दिस इज द मेन वर्ड। एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना है। मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चाइना, पाकिस्तान, यूएस, जापान, फ्रांस, यूरोप, इन सब के साथ डील करेगी। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग one country's economy with the world economy, and as a result of which goods, service, technology, labor is easily available in the world। मतलब भारत में अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, चलो जापान से आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो रसिया है उसको अच्छे लेबर फोर्स की जरूरत है, इंडिया से पहुंच जाएंगे। तो जो लेबर है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, गुड्स है, सर्विस है, वो वर्ल्ड में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो दो सेंटेंस आए, पहला मीनिंग के ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन
country economy with the world economy, and because of which the flow of goods, service, technology, labor is available in the world. अब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए या क्या क्या स्टेप्स लिए गए, तो देखिए, ऑब्स्टेकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड। ऑब्स्टेकल्स थे बिटवीन टू नेशंस, उसको रिमूव कर दिया। मतलब पहले ऐसा था कि भारत की जो कंपनीज है वो फॉरेन में अपने सामान को नहीं बेच सकती, अब वो रिस्ट्रिक्शन हट गया। तो क्या होगा, भारत की जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा है या टाटा है, तो वो भी बहुत अच्छी गाड़ियां बनाते हैं, तो वो बाहर की कंट्री में भी जाएगी। तो मतलब क्या होगा कि दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन था वो दूर हो गया। ऑब्स्टेकल्स या रिस्ट्रिक्शन या कंट्रोल, जो भी वर्ड आपको चाहे वो यूज कर सकते हो। सच अ कंडीशन हैज बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशंस। मतलब जो भारत है वो आपको पता है कि लेबर इंटेंसिव कंट्री है। लेबर इंटेंसिव मतलब यहां पर लोग बहुत ज्यादा है, कैपिटल कम है, मतलब अमीर नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, लोग बहुत ज्यादा है। पर हम लोग हमारी गरीबी को छुपाने के लिए कहते हैं दिल से अमीर होना चाहिए। पैसों में क्या रखा है भाई, रखा है बहुत कुछ रखा है। अगर आपको ऐसा है कि सर मुझे तो कोई पैसे वैसे नहीं कमाने हैं, मुझे कोई फ्यूचर में बड़ा बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनना है, कॉमर्स, हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो कॉमर्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम, जहां पर आपको जो बिजनेस है उसके बारे में फंडामेंटल चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं तो बाय डिफॉल्ट माइंड में ये फिट कर दिया गया है कि साइंस ही लेने का, आप ब्राइट हो ना तो साइंस लेने का। ऐसा नहीं होता है, साइंस कॉमर्स कुछ भी ले सकते हो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि साइंस नहीं लेना चाहिए। साइंस इज ऑल्सो गुड, कॉमर्स इज ऑल्सो गुड, इनफैक्ट इन माई ओपिनियन इट्स द बेस्ट। क्योंकि अगर आप सच में बहुत हार्ड वर्किंग हो, स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, मेहनती हो, तो आपको अपना दिमाग एक एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे लगाना चाहिए, जहां पर आपको अनलिमिटेड ग्रोथ मिलता है। ठीक है, चलिए बैक टू अवर टॉपिक कि यहां पर क्या होता है कि कैपिटल एक्सचेंज इजीली हो सकता है। तो फिर से एक बार मेन चीज क्या है कि ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि कैपिटल एक्सचेंज बिटवीन टू नेशंस इजीली टेक प्लेस, देन ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड। देखो, पहला कैपिटल का एक्सचेंज अच्छे से हो गया, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज अच्छे से हो जाएगा, सिमिलरली फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में बी देयर अमंग द डिफरेंट नेशंस। मतलब चार जो पॉइंट है उसमें से पहला क्या है, ऑब्स्टेकल्स रिमूव करना, मेन वर्ड है ऑब्स्टेकल्स, बिटवीन टू नेशंस इज रिमूव्ड। then capital transfer या capital exchange can be possible easily. Similarly, transfer of technology is possible easily या problems of technology transfer is removed। कोई भी आपको मेन वर्ड याद रखना है, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर का ट्रांसफर इजीली हो सकता है, या उसके ट्रांसफर के जो ऑब्स्टेकल्स थे वो रिमूव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मेन वर्ड याद रखना, ऑब्स्टेकल्स बिटवीन टू नेशंस इज रिमूव्ड, देन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर वो इजीली हो सकता है, या उसके ट्रांसफर के प्रॉब्लम रिमूव हो गए। अब ये इफेक्ट जो है वो कैसी देखने को मिली, तो यहां पर है ना मिक्स्ड इफेक्ट देखने को मिली है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मिक्स्ड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन सीन इन इंडियन इकोनॉमी और इवन वर्ल्ड में। मतलब अच्छा है, हमने 1991 में ग्लोबलाइजेशन किया तो उसका मिक्स रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला। मतलब कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें बुरी भी लगी। अभी क्या क्या अच्छा हुआ, तो पहला एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ही ज्यादा है, मींस ये ग्लोबलाइजेशन काफी अच्छा ही है। पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन का पैसा इंडिया में लगता है, हैज एनकरेज, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल नहीं है हमारे देश में और हमको पैसों की जरूरत है। तो अगर फॉरेन कंट्री से हमारे देश में पैसा लगता है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट होता है, जिसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, तो हमारे देश में पैसा आएगा। हमारे देश में पैसा आएगा, उससे इंडस्ट्रीज स्टार्ट होगी, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत सारे लोगों को इनकम मिलेगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है हमारा देश। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ कि एफडीआई, फुल फॉर्म याद रखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज, मतलब बाहर के देशों का पैसा भारत में लगना शुरू हो गया। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन बी इजीली ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। मतलब बाहर की कंट्री में बना हुआ गुड्स हमारे देश में इजीली अवेलेबल होने लगा, जो कि पहले नहीं था। मतलब आपके पास पैसा है और आपको ऐसा कि मुझे तो मर्सिडीज चलानी है, मुझे तो बीएमडब्ल्यू चाहिए, तो पहले नहीं अवेलेबल होता था इतना इजीली, बट अब क्या हो गया, चलिए आपको मर्सिडीज के भी शोरूम मिल जाएंगे, बीएमडब्ल्यू के भी शोरूम मिल जाएंगे, ऑडी, फरारी, आपको जो भी गाड़ी चाहिए
वो इजीली ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको मिल सकती है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। मतलब डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो अच्छे गुड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं वो भी यहां पर आपको मिल सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कॉम्पिटिशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, तो यहां पर विथस्टैंड का मतलब होता है कॉम्पीट करना या फेस करना। मतलब जो इंडिया है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन कॉम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन में अगर आपको ऐसा है कि भाई फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो आपको पता है कि सिक्योरिटी के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखा जाता है। इंडिया के अंदर पहले ऐसा होता था कि जब लोग गाड़ी लेते थे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, कितना माइलेज देती है, सेफ्टी कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, एयरबैग्स कितने हैं, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था सस्ता कितना है और पेट्रोल डीजल कितना बचेगा, एवरेज कितनी मिलेगी। जबकि बाहर की कंट्री में क्या होता है, सेफ्टी फीचर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी जान के साथ कनेक्टेड है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में सपोज टाटा की गाड़ी आ जाएगी, महिंद्रा की गाड़ी आ जाएगी, तो उनको क्या करना होगा भाई, सेफ्टी फीचर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, डिजाइन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फैसिलिटीज लग्जरी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो ही वो जो फॉरेन कंपनीज है उनकी प्रोडक्ट के साथ डील कर पाएंगे। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये कंट्री ने भी अपने प्रोडक्ट्स में अच्छा चेंज किया ताकि वो लोग भी इंटरनेशनल कंपटीशन में टिक सके। इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशंस भी है। तो वो क्या क्या है लिमिटेशंस, तो एक्सपेक्टेड सक्सेस इज नॉट बीन अटेन इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसा सोचा था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉवर्टी कम हो जाएगी या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट वो उतने अच्छे लेवल पे नहीं हुआ। नो डाउट हुआ, पॉवर्टी कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, मतलब रोजगार लोगों को मिला, बट जितना सोचा था उतना ज्यादा नहीं मिला। मतलब पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट सॉल्व। देन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड द प्रॉपर बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, उसने थोड़ा गलत क्या कर दिया कि वो एक्सपोर्ट करके ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, बट वो एक्सपोर्ट उतना अच्छा कर ही नहीं पाए। मतलब होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने सीखा था कि भाई हमारे देश में से जो एक्सपोर्ट होता है वो क्या होता है, फूड प्रोडक्ट जाती है, बेसिक प्रोडक्ट जाती है जो कि सस्ती होती है, और उसके सामने हम जो इंपोर्ट करते हैं वो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, मशीनरीज, प्लांट इंपोर्ट करते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं। देखो फ्रांस से रफायल जेट हम खरीदेंगे जो कि बहुत महंगे हैं, तो इतना सारा पैसा हमें फॉरेन कंट्रीज को देना पड़ेगा। उसके सामने हम एक्सपोर्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट्स, तो हमें जो पैसा मिलता है एक्सपोर्ट करके वो बहुत कम मिलता है। तो यहां पर क्या हो गया, फिस्कल डिफिसिट, फाइनेंशियल डेट, वो हमको देखने को मिला। तो ये भी एक गड़बड़ हो गई कि ग्लोबलाइजेशन किया तो सही, बट हमने ज्यादा खरीदा और हमने कम बेचा, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल डेट है वो हम पर आने लगा। एंड तीसरा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट। बेनिफिट किसको ज्यादा मिला, लार्ज इंडस्ट्रीज मोर बेनिफिट, जबकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको कम फायदा हुआ। जो अच्छा है, बट छोटे बिजनेस को भी फायदा होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो तीन लिमिटेशंस, एक तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज कुड नॉट एक्वायर द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट्स या इंक्रीज एक्सपोर्ट, एंड लार्ज इंडस्ट्रीज मोर बेनिफिट एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज गॉट लेस बेनिफिट। क्लियर। तो दोस्तों यहां पर हमारे ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो समरी नोट्स है आप उसको अपनी नोटबुक में प्रॉपरली एक बार लिख दीजिए, वो नोट्स को 2-3 बार पढ़े। इसके साथ साथ इस टॉपिक के वीडियो को भी जरूरत लगे तो फिर से देखें, और हमारे जो सुपर रिवीजन लेक्चर्स है जिसमें एक ही सेशन में पूरा इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन आपको करवाया है काफी कम टाइम के अंदर, सारे के सारे टॉपिक को कवर करते हुए, तो उसको भी जरूर देखें ताकि आपकी एक ऑल राउंड एक्सीलेंट प्रिपरेशन हो सके। और अपने दोस्तों को भी जरूर से इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें कि एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए वो साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।